फेगोसाइट फेगोसाइटिक सेल्स कितने सारे काम कर रहे हैं। एक तो पैथोजन को किल कर रहा है जो आप पढ़ लिए, फेगोसाइटिक माइक्रोब्स माइक्रोब्स को, और होस्ट सेल को भी ये क्लीन करता है। सेलुलर टर्नओवर है, एपोप्टोटिक सेल्स को डिस्ट्रॉय करेगा, नेक्रोटिक सेल्स को डिस्ट्रॉय करेगा। साथ ही साथ सपोज if there is your own cell, host cell is infected by intracellular pathogen, suppose this is the mycobacterium tuberculosis का बैक्टीरिया इनसाइड द मैक्रोफाज, मैक्रोफाज के ही अंदर है होस्ट सेल, ये मैक्रोफाज है। अब माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इसके अंदर आराम से जिंदा है, ठीक है। स्ट्रेटेजी के द्वारा इसको बाईपास कर दिया। एडेप्टिव इम्यून सिस्टम से तो पूरी तरह बचा हुआ है, क्योंकि एंटीबॉडी सब तो बाहर में है, सेल के अंदर है, ये रहता है। एंटीबॉडी सब कहाँ है, ब्लड में है। प्लाज्मा सेल से प्रोड्यूस होगा तो ब्लड में आएगा, तो एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो ही नहीं रहा, ये अपने एंटीजन को प्रेजेंट होने ही नहीं दे रहा है, एपीसी को, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल को, तो टी सेल कहाँ से बनेगा। तो और ये इस तरह से बचा हुआ है एक बहुत बड़े 1 सेकेंड, दिलसाद का प्रॉब्लम चल रहा है। अच्छा कोई नहीं, सॉरी। क्या बोल रहे थे। इम्यून सिस्टम के एक बहुत बड़े कंपोनेंट से वो बचा हुआ है, बच गया, और एक कोई छोटा कंपोनेंट ही है जो कि इंट्रासेलुलर, जैसे साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट, जो इंट्रासेलुलर पैथोजेंस को किल करने में काम आते हैं। दैट कंपोनेंट ऑफ द इम्यून सिस्टम इज ओनली कैन वर्क अपॉन द क्लियरेंस ऑफ दिस, और ये बचा हुआ है ओके इसके अंदर। तो मैक्रोफाज के अंदर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, आराम से रह रहा है इसके अंदर। सपोज नाउ दिस इज molecular signature of the surface of macrophages, now it changed because of the presence of intracellular pathogen. So damp will appear, molecular pattern associated with its own damage, damp. Now another macrophage will come and internalize this macrophage infected with बैक्टीरिया। तो क्या हुआ, सेल के अंदर सेल और उसके अंदर भी पैथोजन, ठीक है। तो ये भी होता है। मैक्रोफाज जो है दूसरा मैक्रोफाज को ही इनगल्फ कर लेता है, जिसके अंदर पैथोजन आराम से रह रहा है, और इस पूरे को फेगोलाइसोसोम में फ्यूज करा के इस पूरे को डिस्ट्रॉय कर दिया। ओके, समझ में आई बात। तो ये भी हो रहा है। अरे यार तुम लोग एक्टिव नहीं रहते हो, हमको बोरिंग होता है। कहाँ थे, यहाँ ये कह रहा है नॉर्मल सेल टर्नओवर और किलिंग ऑफ पैथोजन इन्फेक्टेड। ये अभी हम बताए पैथोजन इन्फेक्टेड सेल को भी किल कर देता है। अपना सेल जिसके अंदर पैथोजन है उसको भी एनगल्फ कर लिया। और ट्यूमर सेल्स, इंटरेस्टिंग स्टोरी है यहाँ भी, ट्यूमर सेल की भी पहचान करता है। और हम बताएंगे आगे, एक मॉलिक्यूल है यहाँ भी, एक मार्कर इन्वॉल्व है।
तो ट्यूमर सेल पर अब एक मार्कर एक्सपियर होता है और उसको फिर मैक्रोफाज, उसका रिसेप्टर मैक्रोफाज पर है और मैक्रोफाज ट्यूमर सेल को रिकॉग्नाइज करके इंटरनलाइज कर लिया बाय इनेट और एडेप्टिव इम्यून रेस्पॉन्सेस। ठीक है, यहाँ बाय इनेट और एडेप्टिव क्यों लिखा है? क्योंकि इन किलिंग ऑफ ऑल दीज थिंग्स मैक्रोफाज इज इन्वॉल्व, ठीक है, डायरेक्टली इन्वॉल्व, बट अदर मैकेनिज्म्स आर आल्सो इन्वॉल्व in these killing mechanisms, and those mechanisms are mechanism and components are derived from innate and adaptive immune responses. That's why it is written. You can ignore this point also, this point. यहाँ पर आप समझ गए, ट्यूमर सेल, पैथोजन इन्फेक्टेड सेल, नॉर्मल सेल का टर्नओवर, आरबीसी जो जैसे किल करना है, टिश्यू रिमॉडलिंग इन डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन सिस्टम एंड डेवलपमेंट ऑफ दिस बॉडी प्लान जो हुआ, उसमें सब जगह एपोप्टोसिस हो रहा है और सबको क्लियर करने के लिए फेगोसाइटोसिस ही प्रोसेस है। क्लियर है? आगे बढ़े। यस सर। अब देखिए एपोप्टोटिक सेल्स कैसे करता है। एपोप्टोटिक सेल्स अट्रैक्ट फेगोसाइट्स बाय रिलीजिंग द लिपिड मीडिएटर लाइसोफोस्फेटिडिक एसिड। नाम याद रखने की कोई जरूरत नहीं है आपको, बस समझ लो एक मीडिएटर रिलीज किया, कौन? एपोप्टोटिक सेल्स। किसको क्यों रिलीज किया एपोप्टोटिक सेल? कि आओ मेरे को मारो। कौन रिलीज? ये एपोप्टोटिक सेल ही रिलीज किया कि आओ मेरे को मारो, कम एंड ईट मी। तो ये रिलीज हुआ लाइसोफोस्फेटिक एसिड एपोप्टोटिक सेल के द्वारा, और इससे क्या होगा? लाइसोफोस्फेटिक एसिड रिलीज होने के बाद फेगोसाइट्स विल कम देयर, जहां पर लाइसोफोस्फेटिक एसिड का कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में बढ़ेगा and it will reach near to the apoptotic cell. So which function as a chemoattractant? ये chemoattractant है, रिलीज हुआ एपोप्टोटिक सेल के द्वारा टू अट्रैक्ट किसको? फेगोसाइट्स को, कम एंड ईट मी। सो दीज डाइंग सेल्स, एपोप्टोटिक सेल्स आर डाइंग सेल्स। दीज डाइंग सेल्स अभी डेड हुआ नहीं है, प्रोग्राम सेल डेथ चल ही रहा है। डेड हो जाएगा तो उसके बाद कैसे ये निकालेगा लाइसोफोस्फेटिक एसिड? तो ड्यूरिंग इट्स डेथ प्रोसेस इट रिलीजेस दिस एसिड। और डेड हो गया तो कंप्लीट डेड है, अब कुछ नहीं हो रहा है उसका। आ रही है बात समझ में? Yes, sir. यस सर। These dying cells facilitate, apoptotic cells facilitate their own phagocytosis by expressing on their surfaces an array of molecules, many types of molecules, not expressed on healthy cells. Healthy cell के ऊपर ये एक्सप्रेस नहीं होते हैं, ये एक्सप्रेस होते हैं एपोप्टोटिक सेल्स के ऊपर। ठीक है, एपोप्टोटिक सेल डाइंग सेल्स के ऊपर है बहुत सारा मॉलिक्यूल, इंक्लूडिंग फॉस्फोलिपिड, फॉस्फेटाइडिल सीरीन, ये सब फॉस्फोलिपिड है। फॉस्फेटाइडिल ग्रुप इज अटैच्ड टू द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ द सीरीन इन इसमें, फॉस्फेटाइडिल सीरीन एंड लाइसोफॉस्फेटाइडिल कोलिन, कोलिन ग्रुप इज अटैच्ड हियर। जनरली नाम याद रखो, फॉस्फोलिपिड्स है। स्पेशल टाइप ऑफ फॉस्फोलिपिड is expressed on the surface of apoptotic cells. तो फॉस्फोलिपिड भी एक्सप्रेस हो रहा है, स्पेशल टाइप ऑफ फॉस्फोलिपिड जो कि हेल्दी सेल के ऊपर नहीं है। प्रोटीन भी, स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन भी एक्सप्रेस हो रहा है, जैसे कि एनेक्सिन 1 जो कि एपोप्टोटिक सेल के ऊपर ही होता है एक्सप्रेस। एनेक्सिन, मेरे को काट दो, समझ, एनेक्स कर दो, प्रोटीन इसका सिग्नल है। एंड अल्टर्ड कार्बोहाइड्रेट्स, यानी ग्लाइकोप्रोटीन्स जो है उस पर कार्बोहाइड्रेट रेसिड्यूज का अरेंजमेंट जो है डिफरेंट हो जाता है। मेनी कार्बोहाइड्रेट रेसिड्यूज आर एडेड, तो ग्लाइकोसाइलेशन हुआ है। ओके, सो इन कॉम्बिनेशन ऑल दीज shows that these cells are destined for its destruction, and these are the come and eat me signals. So these dams, तो ये डैम्प हो गया। These dams are recognized directly by phagocytic receptors, such as, तो इस डैम के अगेंस्ट रिसेप्टर है phagocytic receptor, such as phosphatidyl serine receptor.
फॉस्फेटाइडिल सीरीन है तो उसके लिए रिसेप्टर है। एंड स्कैवेंजर रिसेप्टर SRA1 की को एक्सप्लेन नहीं किए थे लेकिन नाम लिए थे, आपको याद हो अगर। क्या था? SRA1 स्कैवेंजर रिसेप्टर है एंड इट इज प्रेजेंट ऑन मैक्रोफाजेस। ठीक है, ये रिसेप्टर जो है, दीज रिसेप्टर्स recognizes these dams over the apoptotic cells. क्लियर है? Yes, sir. Yes. SRA1, ठीक है, तो ये भी रिसेप्टर है। और रिसेप्टर, अदर टाइप ऑफ रिसेप्टर जैसे फॉस्फेटाइडिल सीरीन रिसेप्टर, ये सब टाइप के रिसेप्टर है मैक्रोफाजेस पर, फंक्शनिंग एज PRRs। जैसे PRR पैम्प को रिकॉग्नाइज कर रहा है, यहाँ पर डैम्प को रिकॉग्नाइज करने के लिए ये सब रिसेप्टर है, ये सब PRRs है। Other DAMPs are recognized by soluble pattern recognition receptors, recognition molecules that function as opsonins. तो ये ऑप्सोनिन के द्वारा भी रिकॉग्नाइज होता है। डैम्प से MBL मैनन बाइंडिंग लैक्टिन जो है, ये भी सॉरी मैनोज बाइंडिंग लैक्टिन, मैनन अकेला लिखा जाएगा। मैनोज बाइंडिंग लैक्टिन भी बाइंड करेगा डैम्प से। स्कैवेंजर प्रोटीन है, दिस ऑल्सो कैन बाइंड, सॉरी ये स्कैवेंजर नहीं, SPA1। SPA क्या था? SPA कलेक्टिन है एंड SPD भी कलेक्टिन है, ये भी कलेक्टिन्स भी, और कलेक्टिन्स आर ऑल्सो ऑप्सोनिन्स, और ये भी कलेक्टिन है, MBL भी कलेक्टिन्स है। तो ये मेंशन कर चुके हैं हम लोग, डिस्कस कर चुके हैं, किए कि भूल गए? ओके, सो ये कलेक्टिन्स भी जो है डैम्प को ऑप्सोनाइज करेंगे। वेरियस कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट्स एंड द पेंट्राक्सिन्स। पेंट्राक्सिन हुआ जिसमें पेंटामेरिक रिंग होता है, वैसा टॉक्सिन जिसमें पेंटामेरिक रिंग है। तो ये पेंट्राक्सिन जो है आपका C रिएक्टिव प्रोटीन इज वन टाइप ऑफ पेंट्राक्सिन, क्योंकि इसमें भी पेंटामेरिक रिंग है इसलिए लिखा एंड द पेंट्राक्सिन सच एज C रिएक्टिव प्रोटीन, इससे भी बाइंड करेगा डैम्प। ठीक है, वहां पर पैम्प जो था वो भी बाइंड कर रहा था इस सब ऑप्सोनिन से, और डैम्प भी बाइंड करेगा, क्योंकि ऑप्सोनिन्स जो है वो जनरल होता है, वो बाइंड करेगा इसमें। एंड सीरम एमाइलॉइड प्रोटीन, सीरम एमाइलॉइड प्रोटीन भी पेंट्राक्सिन है। These opsonins are then recognized by opsonin receptors, activating phagocytosis and degradation of apoptotic cells. क्लियर है? एपोप्टोटिक सेल्स का डिग्रेडेशन, डैम्प जो है डैम्प के अगेंस्ट रिसेप्टर है, और डैम्प को रिकॉग्नाइज करने के लिए दीज आर द ऑप्सोनिन्स आल्सो। और ऑप्सिलिन का रिसेप्टर तो है ही, हम लोग पढ़े हैं ऑप्सोनिन का रिसेप्टर। अगर ये MBL से बाइंड करेगा डैम्प, तो इन द बाउंड कंडीशन MBL डैम्प इसको रिकॉग्नाइज करने का रिसेप्टर है ऑलरेडी, ऑप्सोनिन रिसेप्टर्स। भूल गए? यस कि नो? These are opsonin receptors, CD91, complement receptors, FC alpha receptor, FC gamma receptor. These receptors are present on the किसको? path, present on the macrophage. ठीक है, आगे बढ़े। कोई चीज समझ में नहीं, मैं बहुत अच्छे से कर रहा हूँ, अगर मान लो समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिपीट, और नहीं उसके बाद भी समझ में नहीं आया तो पूछ लो, हम एक्सप्लेन कर देंगे। इसमें हर एक लाइन को अगर एक्सप्लेन करने जाओ तो 40-40 मिनट का लेक्चर होगा, अगर डिटेल में जाए तो वो ठीक नहीं रहेगा। आपको सिलेबस को खत्म करना है, ये भी सिलेबस से ज्यादा है, इतना थोड़े लिखोगे एग्जाम में। ओके, तो जान लोगे तो एक क्या होगा, आपको एकदम कॉन्फिडेंस आ जाएगा सिलेबस पर। सिलेबस से हमेशा थोड़ा ज्यादा पढ़ना चाहिए, सिलेबस से ज्यादा पढ़ोगे तो सिलेबस लगेगा आपको, मतलब आसान लगेगा। ओके, हेलो, ठीक है? Yes. These opsonins are then recognized by opsonin receptors, activating phagocytosis and degradation of apoptotic cells.
अब देखिए इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है आरबीसी का डिस्ट्रक्शन, आई हैव एक्सप्लेन्ड यू, तो मैं जल्दी जल्दी इसको पढ़ लेता हूँ, आप समझते जाना लाइन को, अगर नहीं होगा तो रोक करके पूछना, इसका मतलब फिर समझाइए। ओके, ये पूरा हम आपको समझा चुके हैं, और इसमें वो फ्लिप फ्लॉप वाला मॉलिक्यूल है वो भी आएगा। देखो, एन इम्पोर्टेंट एडिशनल एक्टिविटी ऑफ मैक्रोफेज in the spleen and those in the liver known as Kupffer cells is to recognize first whether that cell RBC is aged or young। रिकॉग्नाइजेशन हो गया, उसके बाद एजेड पकड़ा गया उसको, तो इट विल फेगोसाइटोज, फेगोसाइटोज किया, फेगोलाइसोसोम बना, देन इट विल डिग्रेड, किसको डिग्रेड किया, उसी एजिंग आरबीसी को, एंड और अगर डैमेज आरबीसी है तो भी। एज दीज सेल्स एज, क्या एजिंग का क्या मार्कर है आरबीसी के ऊपर, एज दीज सेल्स एज नोवेल मॉलिक्यूल्स मतलब एक नया तरह का यूनिक मॉलिक्यूल दैट आर रिकॉग्नाइज्ड बाय फेगोसाइट्स accumulated in their plasma membrane, outer side of the plasma membrane। फॉस्फेटाइडिल सीरीन फिलिप्स, यही मॉलिक्यूल है फॉस्फेटाइडिल सीरीन, हम जो बता रहे थे आपको, फॉस्फेटाइडिल सीरीन जो है अंदर साइड था आरबीसी के, इन द साइटोप्लाज्म, नाउ इट फिलिप्स टू द आउटसाइड, फॉस्फेटाइडिल सीरीन फॉस्फोलिपिड है, ये आ गया अब बाहर की तरफ, तो जितना बाहर की तरफ फॉस्फोलिपिड होगा आरबीसी उतना ज्यादा एजेड है। ठीक है, यही कह रहा है फॉस्फेटाइडिल सीरीन फॉस्फोलिपिड है ये, सीरीन फ्लिप्स फ्रॉम द इनर टू द आउटर लीफलेट ऑफ द लिपिड बाइलेयर एंड इज रिकॉग्नाइज्ड बाय फॉस्फेटाइडिल सीरीन रिसेप्टर on phagocytes, phosphatidyl serine receptor present on Kupffer cells, phosphatidyl serine receptor, ये डैम्प हो गया, इसके लिए phosphatidyl serine present on outside of its cell surface, that is the damp, and to that damp this phosphatidyl serine receptor is present मैक्रोफेज में, और यही phosphatidyl serine receptor जो है Kupffer सेल में इसको रिकॉग्नाइज कर लिया, रिकॉग्नाइज करने के बाद इंटरनलाइज कर लिया, फेगोसाइटोज कर लिया, अब फिर उसका जब इंटरनलाइज कर लेगा तब तो उसका डिस्ट्रक्शन तो होगा ही होगा। ओके, मॉडिफिकेशन ऑफ एरिथ्रोसाइट मेम्ब्रेन प्रोटीन हैव आल्सो बीन डिटेक्टेड दैट मे प्रमोट फेगोसाइटोसिस। ओके, तो मेम्ब्रेन प्रोटीन का भी मॉडिफिकेशन होता है, नॉट ओनली सिर्फ यही नहीं है, फॉस्फेटाइडिल सीरीन ही नहीं है जिससे एजिंग का पता चलता, और भी सब्सटेंस और रिसर्च होगा और भी पता चलेगा, प्रोटीन भी है, अलग अलग प्रोटीन भी है, प्रोटीन्स लिख रहा है तो बहुत सारे अलग अलग तरह के प्रोटीन्स जो है उसमें भी स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। जैसे एक कॉमन मैकेनिज्म है कि हाउ दिस बायोलॉजिकल इन द बायोलॉजिकल मैकेनिज्म द मॉलिक्यूल्स रिकॉग्नाइज दैट दिस मॉलिक्यूल इज एजेड। कोई ऐसा थोड़ी है कि ये डीएनए मॉलिक्यूल एजेड है, ये तो मॉलिक्यूल है। How this is recognized that this is aged, or even a protein है, मिथाइलेशन नाम सुने हो, मिथाइलेशन, मिथाइलेशन, यस कि नो बोलो ना जल्दी, यस तो नया, नहीं तो नो, फिर आगे बढ़ेंगे। मिथाइलेशन सुने सर, बट याद नहीं आ रहा। यार देखिए सिंपल है, मिथाइलेशन मतलब मिथाइल ग्रुप का ट्रांसफर। मीथेन का क्या फॉर्मूला होता है, C4, एक कार्बन है इसलिए मीथेन बोले, मिथ जो वर्ड आया, मिथाइल, मिथेनॉल, मिथाइलेशन, मिथाइल ग्रुप क्या हुआ, CH3। ठीक है, ये मिथाइल ग्रुप है। ठीक है, मिथाइल ग्रुप CH3 जो है, एक हाइड्रोजन रिप्लेस होकर कहीं पर भी इन दिस मॉलिक्यूल देयर आर मेनी हाइड्रोजन्स जो कार्बन से अटैच्ड है, ऑक्सी, ठीक है, वो कार्बन से अटैच हुआ जो हाइड्रोजन है दैट विल बी मिथाइलेटेड। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा
मिथाइलेशन होगा। तो अभी मॉलिक्यूल नया है तो कोई मिथाइलेशन नहीं। अभी जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा मिथाइलेशन विल आल्सो इंक्रीज, फिर बढ़ते जाएगा पूरे मॉलिक्यूल पर मिथाइलेशन, क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा पॉलीमर है तो सबको तो नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी ये एक पूरा बेड है और कंटिन्यूअस मिथाइलेशन होते रहेगा और इतने वर्ष कंप्लीट। बाद में डेथ ही हो जाता है मिथाइलेशन होते होते। तो डीएनए का भी मिथाइलेशन हो रहा है एज एज ग्रोथ, और प्रोटीन का भी मिथाइलेशन होता है। ओके, आगे बढ़े। ये हम कंसेप्ट देने के लिए आपको बताया कि मिथाइलेशन हो रहा है, तो यहाँ पर भी मेम्ब्रेन प्रोटीन्स जो है मॉडिफाई हो रहा है, मिथाइलेशन हो रहा है। तो इस मिथाइलेशन ऑफ दिस मेम्ब्रेन प्रोटीन क्रिएट्स अनदर काइंड ऑफ डैम्प एंड दैट डैम्प विल बी रिकॉग्नाइज्ड बाय मैक्रोफाजेस और उसको फिर किल कर देगा। ओके, आरबीसी के केस में बता रहे हैं। आरबीसी के केस में फॉस्फोलिपिड इज क्रिएटिंग डैम्प एंड हियर सम मेम्ब्रेन प्रोटीन इज आल्सो क्रिएटिंग डैम्प। क्लियर है, आगे बढ़े। Yes, sir. So क्या कह रहा है, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर नॉर्मल सेल्स, ऑब्वियसली इट इज इंपॉर्टेंट फॉर नॉर्मल सेल्स नॉट टू बी फैगोसाइटोज्ड। तो नॉर्मल हेल्दी सेल को फैगोसाइटोज नहीं होना चाहिए, और एजेड सेल, डाइंग सेल, डेड सेल, इस सब का फैगोसाइटोसिस होना चाहिए। ठीक है, सो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर नॉर्मल सेल्स नॉट टू बी फैगोसाइटोज्ड। तो नॉर्मल सेल के ऊपर भी सिग्नल, कितना ब्यूटीफुल मैकेनिज्म है, नॉर्मल सेल भी अपने ऊपर डैम्प एक्सप्रेस करता है। दो तरह के डैम्प होते हैं, ईट मी सिग्नल एंड डोंट ईट मी सिग्नल। तो पहले है डोंट ईट मी, नॉर्मल सेल के ऊपर है डोंट ईट मी सिग्नल, और वो फिर परिवर्तित होकर के ईट मी सिग्नल में कन्वर्ट हो गया। तो ईट मी सिग्नल आ गया तो डैम्प ईट मी टाइप का है, एंड देन that will be phagocytosis. इसलिए कह रहा है obviously it is important for normal cells not to be phagocytosed. Normal cell phagocytosed होने से भी बच रहा है। And accumulating evidence indicates that whether or not a cell is phagocytosed is controlled by a set of eat me signals. यही eat me signal जो है डैम्प है। The altered membrane components, that is DAMPs described above, and don't eat me signals expressed by normal cells. ठीक है, तो नॉर्मल सेल जो है डोंट ईट मी सिग्नल, इसको डैम्प मत बोलना। ठीक है, डैम्प एक वर्ड समझ लो कि डैम्प ईट मी सिग्नल को ही कह रहे हैं। डोंट ईट मी सिग्नल्स भी है, जैसे कि कैसे कैसे हैं, एग्जांपल देखिए, यंग हेल्दी एरेथ्रोसाइट्स। ठीक है, हेल्दी है, 120 दिन पूरा नहीं हुआ है, ये अपने फैगोसाइटोसिस को कैसे अवॉइड कर रहा है, डू नॉट बाय नॉट एक्सप्रेसिंग ईट मी सिग्नल्स। ठीक है, ईट मी सिग्नल एक्सप्रेस ही नहीं हो रहा है, सच एज फॉस्फेटाइडिल सीरीन, अंदर की तरफ है फॉस्फेटाइडिल सीरीन, एंड ऑल्सो बाय एक्सप्रेसिंग ईट मी सिग्नल तो हो गया आपका डैम्प। ओके, एंड डोंट ईट मी सिग्नल जो है हेल्दी सेल पर एक्सप्रेस हो रहा है। आ रहा है समझ में? Yes, sir. एंड सच, तो ये डैम्प है फॉस्फेटाइडिल कोलिन अंदर की तरफ, तो ये फॉस्फेटाइडिल कोलिन बोले सीरी ये अंदर की तरफ है डैम्प इसका, एंड ऑल्सो बाय एक्सप्रेसिंग डोंट ईट मी सिग्नल सच एज प्रोटीन CD47. CD47 is expressed on erythrocyte surface. CD47 expressed on many cell types. सारे हेल्दी सेल के ऊपर CD47 है, और इस CD47 की प्रेजेंस की वजह से मैक्रोफाज जो है उसको नहीं खाएगा जिसके ऊपर CD47 है। CD47 expressed on many cell types throughout the body is recognized by SIRP alpha receptor on macrophages. तो CD47 को रिकॉग्नाइज है ये डोंट ईट मी सिग्नल प्रेजेंट ऑन द हेल्दी सेल, तो इसका भी इंटरेक्शन होगा किसी रिसेप्टर के साथ मैक्रोफाज पर, तभी ना मैक्रोफाज इंटरेक्ट नहीं करेगा।
तो ये जो रिसेप्टर है, दैट रिसेप्टर्स नेम इज सिर्फ अल्फा। फुल फॉर्म अभी नहीं बता, देख लेना आप लोग। सिर्फ अल्फा जो है वो इसके इंटरेक्शन की वजह से सिग्नल कास्केड उत्पन्न होता है। जैसे ही 1 सेकेंड, मान लो ऐसा थोड़ी है कि कुफर सेल से हेल्दी सेल नहीं टकराएगा, यंग सेल नहीं टकराया, उसका मुलाकात नहीं होगा, ठीक है। एजेड और यंग दोनों उस कुफर सेल से उनका इंटरेक्शन हो रहा है वहां, बट वो क्या है, यंग को छोड़ दे रहा है और एजेड को इंटरनलाइज कर दे रहा है। तो यंग में जैसे इंटरेक्शन हो रहा है, यंग के ऊपर CD47 है, CD47, और यहां पर है सिर्फ अल्फा रिसेप्टर। सिर्फ अल्फा रिसेप्टर और CD47 के इंटरेक्शन से ये जो इंटरेक्शन है, दैट इंटरेक्शन इज इनहिबिटरी फॉर फेगोसाइटोसिस, ठीक है। दैट सिग्नल ट्रांसडक्शन कैस्केड जो है एक्टिन का पॉलीमराइजेशन होने ही नहीं देता है, जिसकी वजह से इसमें वो स्यूडोपोडिया लाइक स्ट्रक्चर एनगल्फ करने के लिए प्रोड्यूस ही नहीं हुआ। ओके, यही कह रहा है। तो सेल टाइप्स थ्रू आउट द बॉडी इज रिकॉग्नाइज्ड बाय सिर्फ अल्फा रिसेप्टर ऑन मैक्रोफेजेस which transmits signals that inhibit phagocytosis. Phagocytosis को inhibit कर देता है इस सिग्नल से। Recent studies have shown that ट्यूमर्स, देखिए यहाँ भी कितना स्मार्ट है ये, ट्यूमर्स कैसे बच जाता है ट्यूमर मैक्रोफाज से। ट्यूमर मैक्रोफाज से ये ट्यूमर जो है मिमिक कर लिया अपने डिस्ट्रक्शन से बचने के लिए, ठीक है। ट्यूमर इज नॉट ए हेल्दी सेल, so it should not express CD47 but it expresses certain class of tumor जो कि डेवलप स्ट्रेटजीज डेवलप हो गए, they expresses CD47 and because of the presence of CD47 macrophages considers this cell as a healthy cell। तो ट्यूमर जो है, ट्यूमर सेल जो है escape कर गया मैक्रोफाज के डिस्ट्रक्शन से। आई बात समझ में? हेलो, यस सर। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रहा मेरा? अभी आ रही है अभी। समझ में आया ये CD47 क्या का? रही है? CD47 का इंपॉर्टेंस समझ में आया? यस सर। सर एक बार फिर से समझा दीजिए सर, ठीक, आवाज रुक रुक के आ रही थी। ओके ओके, ठीक, गुड। मैं 10 बार समझाऊंगा, लेकिन आप समझना आपके लिए जरूरी है। आपके समझने के लिए मेरे को 10 बार भी समझाना पड़े तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ, मैं 10 बार समझाऊं उसके बाद भी आप ना समझो और बोलो भी नहीं कि सर नहीं समझे, उससे प्रॉब्लम है। इसीलिए मैं बार बार पूछता हूँ, समझ गए? शायद 2 बार में समझो, 1 बार में समझो, तुम बोलते हो हाँ, तो हम आगे चलते हैं, ठीक है। देखिए, CD47 is the marker for identifying the cell as healthy, and this is the marker which is recognized by the macrophages। इसका रिसेप्टर जो है मैक्रोफाज के ऊपर, उसका नाम है सिर्फ अल्फा, CD47 का। CD47 जिस भी सेल के ऊपर है, that cell will be considered as healthy cell, and CD47 और सिर्फ अल्फा का इंटरेक्शन होने की वजह से क्या होता है, फेगोसाइटोसिस इनहिबिट हो जाता है। कैसे इनहिबिट होता है फेगोसाइटोसिस? क्योंकि उसमें एक्टिन का पॉलीमराइजेशन ही नहीं होगा, तो वो एनगल्फ कैसे करेगा? तो शुरुआती इवेंट जो है फेगोसाइटोसिस का, जिसमें इंटरनलाइजेशन किया गया, वही स्टॉप हो गया। तो हेल्दी सेल्स का जब भी मीट होता है, मैक्रोफाज से मुलाकात हुआ, तो वो वहां पर CD47 एंड सिर्फ का इंटरेक्शन हो गया, तो उसको मैक्रोफाज छोड़ के चला जाएगा उसको। लेकिन अब ट्यूमर्स हैं, दीज आर नॉट हेल्दी सेल्स, दिस शुड बी इंटरनलाइज्ड एंड फेगोसाइटोज्ड बाय द मैक्रोफाज। तो मैक्रोफाज को ये बेवकूफ बना दिया ट्यूमर सेल, अपने सरफेस पर CD47 को एक्सप्रेस करा के, स्मार्ट है। तो अब ट्यूमर सेल को मैक्रोफाज जब भी भेंट होगा इसको मैक्रोफाज से, मैक्रोफाज सोचेगा ये हेल्दी सेल है,
क्योंकि CD47 और सिर्फ अल्फा का इंटरेक्शन हो गया, फेगोसाइटोसिस इनहिबिट हो गया। आया समझ में? यस सर। यही हम बताए थे। अब देखो CD40, ठीक है, दैट ट्यूमर्स यूज इलिवेटेड CD47 एक्सप्रेस टू इवेड, बचने के लिए, ट्यूमर सर्विलांस एंड फेगोसाइटिक एलिमिनेशन ऑफ द इम्यून सिस्टम। तो ट्यूमर सेल्स इस स्ट्रेटेजी के द्वारा CD47 एक्सप्रेस करा के बच निकलता है पतली गली से, ठीक है ना। इसके मैक्रोफाज के सर्विलांस से भी, जो सेंटिनल है मैक्रोफाज टिश्यूज में, गार्ड है, दूरबीन लगा के देख रहा है कौन गड़बड़ चीज घुसा अंदर हमारे अगल बगल आया, तो इस सर्विलांस भी उसकी नजर से छुप गया कि CD47 है। एक बार इसमें सटा, टच किया, इंटरेक्शन हुआ सिर के साथ, फिर छोड़ के निकल गया। एंड फेगोसाइटिक एलिमिनेशन बाय द इम्यून सिस्टम, इसको इवेट कर गया। increased expression of CD47 on all or most human cancers is correlated with tumor progression। तो CD47 रातों रात नहीं बढ़ जाता, धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। जैसे जैसे CD47 का, इसका भी लेवल है, कॉपी नंबर है ऑन सेल सरफेस, जैसे CD47 का लेवल बढ़ते जा रहा है ऑन द सेल सरफेस, देन कैंसर भी जो है और ज्यादा डेंजरस हो रहा है। इसको कोरिलेटेड विथ ट्यूमर प्रोग्रेशन। अगर कम मात्रा में CD47 है तो हो सकता है, अब इस साइड से टच किया, CD47 इधर है तो इधर इसको मिला नहीं, तो यहाँ सिर्फ मिला नहीं, तो इधर से उसको मैक्रोफाज, अगर इस साइड से इंटरेक्शन हुआ तो उसको ले भी लिया जहां पर CD47। अब CD47 और ज्यादा मात्रा में एक्सप्रेस होकर पूरा इसके सरफेस पर चारों तरफ इन हाई डेंसिटी इट इज प्रेजेंट। तो कहीं किसी भी साइड से आएगा, ऊपर नीचे दाएं बाएं, इधर से किसी साइड से भी मैक्रोफाज आया, उसको हर तरफ CD47 मिल जाएगा। तो लेवल बढ़ गया CD47 का। तो अब जो है ये ट्यूमर सेल, पहले कुछ जो है मैक्रोफाज एक्शन के द्वारा फेगोसाइटोज भी हो जा रहे थे, अब कुछ कोई नहीं हो रहा है। तो अब फेगोसाइटोसिस नहीं हो रहा, तो इसके बाद और जो सेल डिवीजन होकर डॉटर सेल्स बन रहे थे, क्योंकि अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन है ट्यूमर, डॉटर सेल बन रहे थे। इसके पहले कम मात्रा में CD47 था, तो कुछ डॉटर सेल क्या हुए, फेगोसाइटोज भी हो गए। अब चारों तरफ आ गया, लेवल बढ़ गया, तो अब चारों के चार इसके डिवाइड करने वाले जितने भी सेल्स हैं वो कोई भी फेगोसाइटोज नहीं होगा। तो टोटल जो है ट्यूमर प्रोग्रेस करेगा एकदम तेजी से। आई बात समझ में? आगे बढ़े। यस सर। ठीक। और इसी पर वर्क चल रहा है, इन्वेस्टिगेटर्स आर वर्किंग, कि अब आइडिया लगाया इन्होंने कि हम क्यों ना एक ऐसा एंटीबॉडी, सोल्यूबल एंटीबॉडी हम इंजेक्ट कर दें उस आदमी में जिसमें कैंसर है, और वो एंटीबॉडी हो अगेंस्ट CD47। समझ रहे हैं बात को? CD47 के अगेंस्ट एंटीबॉडी डेवलप करा के हम अगर उस पर्सन को दे दें, इंजेक्ट कर दें इन इट्स स्ट्रीम, ब्लड स्ट्रीम, तो CD47 आ गया ब्लड में, CD47 के अगेंस्ट एंटीबॉडी आ गया ब्लड में, एंड नाउ दिस एंटीबॉडी विल ब्लॉक द CD47 प्रेजेंट ऑन द ट्यूमर सेल्स। इसको ब्लॉक कर दिया, एंटीबॉडी बाइंडिंग हो गया, CD47 से ब्लॉक हो गया। अब ट्यूमर सेल जो है, ये बेवकूफ बनाने चला था, ये खुद अब susceptible हो गया है for its destruction, because CD47 is not available for the interaction with SIRP-alpha, which is inhibitory in action for the phagocytic process. Okay, समझ में आई बात, ये स्ट्रेटजी? यस सर। लेकिन अब ये तो सीधा सीधी हम हाइपोथेसिस दे दिया कि हम CD47 के अगेन एंटीबॉडी दे देंगे, अब ट्यूमर जो है उसको मैक्रोफाज जो है इफेक्टिवली फेगोसाइटोज करना शुरू कर देगा। लेकिन इसके दुष्परिणाम भी होंगे। क्यों? क्योंकि आपके हेल्दी सेल्स पर भी तो CD47 है, तो वो उस चक्कर में हेल्दी सेल्स भी CD47 ब्लॉक हो जाएंगे।
जो नॉर्मल सेल्स हैं, और उनका भी फिर फेगोसाइटोसिस शुरू हो जाएगा। यस कि नो? बॉडी में सिर्फ Yes, sir. हेल्दी Yes, सेल्स, sir. अगर ये एंटीबॉडी दोगे तो ये एंटीबॉडी हेल्दी सेल पर भी है, ट्यूमर सेल पर भी है। तो ट्यूमर सेल भी मास्क होगा, हेल्दी सेल भी मास्क होगा, और जो जो मास्क होगा सब फेगोसाइटोज हो जाएगा। क्लियर? इसीलिए हमसे शायद स्किंधा आप ही ने एक सवाल किया था एक बार, एक पूछा था, कहीं हिंदू में पढ़ा था आपने, डिलीवरी सिस्टम, ड्रग डिलीवरी सिस्टम से रिलेटेड। Yes, sir. ओके, तो अब आप सोचिए कि CD47 का एंटीबॉडी अगर स्पेसिफिकली डिलीवर किया गया सिर्फ ट्यूमर सेल के विसिनिटी में, तो हेल्दी सेल्स भी होंगे कुछ, लेकिन बहुत ही कम हुए ब्लॉक। अब क्या हुआ, मेजोरिटी ऑफ ऐसा कोई सिस्टम, ड्रग डिलीवरी सिस्टम आप आविष्कार कीजिए, बनाइए, जिससे CD47 का एंटीबॉडी जो है स्पेसिफिकली इसी कैंसर सेल को ही मिले। ओके, तो अब क्या होगा, अब बहुत आराम हो जाएगा, आप देते जाओ CD47, ये जा रहा है सिर्फ कैंसर सेल के पास ही, और उसका सेल डेथ होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसा ड्रग डिलीवरी सिस्टम नहीं मौजूद है, तो ये तो थ्योरी में तो है कि दिस विल प्रोटेक्ट द ट्यूमर, दिस विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम ट्यूमर, बट अगर इसको दोगे तो हेल्दी सेल भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ओके, सपोज हेल्दी सेल, कौन सा हेल्दी सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि एंटीबॉडी सॉल्यूशन में कहाँ जाके मास्क करेगा, मुश्किल है। न्यूरॉन्स को जाके मास्क कर दिए, नहीं, न्यूरॉन्स को नहीं कर पाएगा क्योंकि ब्लड ब्रेन बैरियर है। हार्ट सेल के, कार्डियक मसल सेल्स को जाकर CD47 उसका मास्क कर दिया। अब कार्डियक मसल सेल का एपोप्टोसिस होगा, तो आप बताओ दैट ये फिर यूज किया जा सकता है CD47? नहीं किया जा सकता है, क्योंकि किसी भी हेल्दी सेल को जाकर डिस्ट्रॉय कर देगा। तो इसलिए एक ड्रग डिलीवरी सिस्टम की आवश्यकता है जो कि स्पेसिफिकली ट्यूमर सेल को टारगेट करे। क्लियर है? आगे बढ़े। Yes, sir. sir. Okay. So CD47 expressed by many cell types throughout the body is recognized by SIRP-alpha receptor on macrophages, which transmit signals that inhibit phagocytosis. And recent studies have shown that tumors use elevated CD47 expression to evade tumor surveillance and phagocytic elimination by the immune system. ये दोनों को escape कर गया है CD47 के expression करा के। Increased expression of CD47 on all or most human cancer cells is correlated with tumor progression. यहाँ तक समझ लिए आप? Probably because the CD47 activates SIRP1 alpha mediated inhibition of the phagocytosis of tumor cells by macrophages. Probably because CD47 activates SIRP1 alpha mediated inhibition of the phagocytosis of tumor cells by मैक्रोफाजेस। तो ये हो गया इसके द्वारा CD47 सिर्फ 1 अल्फा, यहाँ सिर्फ अल्फा लिखा है, 1 गायब है, तो इसमें हो सकता है 1-2 टाइप का हो सिर्फ भी। तो सिर्फ अल्फा के इंटरेक्शन के साथ CD47 का फेगोसाइटोसिस इनहिबिट हो जाता है, इसलिए बच गया। This understanding of the role of CD47 in preventing phagocytosis is being used to develop novel therapies for certain cancers such as